कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2014 तक ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी और पृथ्वी का टेम्परेचर काफी हाई हो गया था। इसलिए साइंटिस्ट ने CW7 नाम के कूलिंग एजेंट को इस्तेमाल करने को कहा, जिसको एटमॉस्फेयर में डालने से पृथ्वी का टेम्परेचर कम किया जा सकता है। इसके बाद 7 जुलाई 2014 को 79 कंट्रीज CW7 को एटमॉस्फेयर में डालने के लिए रेडी हो जाती है और प्लेन की मदद से CW7 को एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाता है। पर इनका ये दाव उल्टा पड़ गया और अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला गया, जिसके कारण पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ जम गई। अब ये भी कह सकते हैं कि लोग वापस से आइस एज में चले गए और जो लोग भी बचे थे वो स्नोपियर्सन नाम की ट्रेन में चढ़ गए, जो बिना रुके चलती रहती थी। इस ट्रेन को दुनिया के सभी रेलवे ट्रैक और स्टेशन से जोड़ के बनाया गया था, जो बहुत बड़ी ट्रेन थी। इस ट्रेन को विलफोर्ड नाम के आदमी ने बनाया था, जो ट्रेन के इंजन के पास रहता था। इसके बाद कहानी 17 साल बाद की दिखती है। ये साल 2031 होता है और ये ट्रेन इतने सालों से बिना रुके चल रही है। यहाँ पर हम ट्रेन के आखिरी डिब्बे में कुछ लोग को देखते हैं जो गरीब थे। उनके पास खाने पीने की कमी थी और उनके ऊपर आर्म्ड गार्ड्स नजर बनाए हुए थे। दरअसल इस ट्रेन में लोगों को टिकट के हिसाब से बांटा गया था। पहला बिजनेस क्लास होता है, जहाँ अमीर लोग ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में रहते हैं। यहाँ उनके लिए खाना पानी हर एक जरूरत की चीजें मौजूद थी। बच्चों के लिए स्कूल भी होता है और दूसरा इकोनॉमी क्लास होता है। और आखिरी फ्री लोडर्स, यानी जो लोग बिना टिकट के अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था और इन्हें आगे के डिब्बे के आसपास तक आने की अनुमति नहीं थी। ये लोग हर समय ये उम्मीद करते रहते थे कि कब बाहर की बर्फ पिघलेगी और सब कुछ नॉर्मल होगा। यहाँ 2 आर्म्ड गार्ड्स उन फ्री लोडर्स की गिनती करके उन्हें खाने के लिए प्रोटीन बार देते हैं और जब गार्ड्स चले जाते हैं तब कर्टिस नाम का आदमी अपने साथी एंड्रयू के साथ उन सभी लोग के प्रोटीन बार्स में से कुछ ढूंढने लगता है। तब तान्या नाम की लेडी बताती है कि जिस चीज को वो ढूंढ रहा है वो उसके बेटे के पास मिलेगा, जिसका गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें खत्म करके जेल वाले डिब्बे में आते हैं, जहां नामगंग और उसकी बेटी योना को बंद करके रखा गया था। कर्टिस इन दोनों को उठाता है। दरअसल ये दोनों क्रोनोल ड्रग्स लिया करते थे। कर्टिस नामगंग से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर नामगंग ट्रेन के हर डिब्बे को खोलने के लिए 2 क्रोनोल ड्रग्स की मांग करता है, जिस पर कर्टिस उसकी बात मान लेता है और वो लोग दरवाजा खोलकर आगे जाते हैं, जहाँ ये लोग इतने सालों बाद सूरज की रोशनी को देखते हैं। बाहर बर्फ अभी भी पिघली नहीं थी, जिससे वो लोग खुश नहीं थे। उसके बाद ये लोग किचन वाले सेक्शन में आते हैं, जहाँ पॉल नाम का आदमी उनके लिए प्रोटीन बार बना रहा था। यहाँ कर्टिस चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि प्रोटीन बार में कई सारे कीड़ों को मारकर बनाया जाता था। पर कर्टिस वहाँ पर किसी को भी इसके बारे में नहीं बताता, क्योंकि गरीब लोग यही खाते थे। वहाँ कर्टिस को कैप्सूल मिलता है, जिसके अंदर मैसेज में लिखा होता है पानी। दरअसल ट्रेन के कुछ हिस्से के बाद वहाँ वाटर सप्लाई का सेक्शन है। गिलियम कहता है कि अगर वो वाटर सप्लाई पर कब्जा कर ले तब उनकी बात जरूर सुनी जाएगी और वो अपनी बात मनवा सकते हैं। उसके बाद ये लोग दरवाजे के उस तरफ जाने वाले होते हैं। तभी योना बताती है कि दरवाजे के उस पार कई गुंडे हैं जो मास्क पहने हुए हैं और अपने हाथों में खतरनाक हथियार लेकर खड़े हैं। योना दरवाजे के आर पार देखती है। वो नामगोंग को दरवाजा ओपन करने से मना करती है, पर तब तक उसने दरवाजा खोल दिया था, जिसके बाद वहाँ दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में दोनों ओर से काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसके बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है। दरअसल ट्रेन एक ब्रिज से होती हुई जाती है, जहाँ से हर न्यू ईयर पर ट्रेन गुजरती है। वहाँ गुंडे लोग कुछ देर के लिए लड़ाई को रोककर अपने लोगों को नए साल की बधाई देते हैं। वहीं नामगंग अपनी बेटी योना को खाई में एक जगह दिखाता है, जो पिछले सालों के मुकाबले इस बार अच्छे से दिखने लगी थी, यानी बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही है। उसके बाद वहाँ मैसन आकर अपने गार्ड से कहती है कि वो 74% फ्री लोडर्स को मार दे, क्योंकि वो लोग पानी पर कब्जा करना चाहते हैं। गार्ड्स अपने नाइट विजन गॉगल्स लगा लेते हैं। वहाँ योना बताती है कि हम सभी एक अंधेरे से भरी टनल से होकर जाने वाले हैं और जब ट्रेन टनल में जाती है तब गार्ड्स फ्री लोडर्स पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो मशाल लेकर आता है और उसके पीछे बाकी और लोग मशाल लेकर आते हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से बराबर की लड़ाई होने लगती है। वहाँ वो आदमी उनके कमांडर को चाकू की नोक पर ले लेता है और मैसन को लड़ाई रोकने को कहता है, पर वो कहती है तुम इसे मार दो, तब भी मैं अपने गार्ड्स को नहीं रोकूंगी। वहाँ एक अफसर उनके एक आदमी को पकड़ लेता है और कर्टिस को सरेंडर करने के लिए कहता है। पर कर्टिस मैसन को पकड़ने के लिए जाता है और अफसर उस आदमी को खत्म कर देता है, पर बाद में योना भी अफसर को मार डालती है। कर्टिस मैसन को पकड़ लेता है और ये सब रोकने को कहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई को रोकने के लिए कहती है। इसके बाद फ्री लोडर्स उन गार्ड्स को पकड़ लेते हैं और फिर तान्या और एंड्रयू अपने बच्चों के बारे में मैसन से पूछते हैं। वो बताती है कि बच्चे विलफोर्ड के पास हैं। वो लोग मैसन से विलफोर्ड को यहाँ बुलाने को कहते हैं, नहीं तो पानी रोक देंगे। इस पर मैसन कहती है कि ट्रेन की नोज बर्फ को पिघलाकर नीचे की ओर भेजती है और इस सेक्शन से पानी को रिसाइकिल किया जाता है। विलफोर्ड यहाँ नहीं आएगा और अगर तुमने पानी को रोक भी दिया तब भी आगे के डिब्बे में पानी आता रहेगा।
यहाँ मैसन अपनी जान के बदले कर्टिस को विलफोर्ड के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद कर्टिस अपने कुछ लोगों के साथ मैसन को लेकर आगे जाता है। पहले वो फॉर्म वाले सेक्शन से होते हुए एक्वेरियम की तरफ बढ़ते हैं और आगे स्कूल वाले सेक्शन में पहुंचते हैं जहाँ कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वहाँ एक टीचर बच्चों को विलफोर्ड की महानता के बारे में बता रही होती है और गरीब लोगों के बारे में नफरत की बातें पढ़ाई जा रही थी। यहाँ तान्या और एंड्रयू अपने बच्चों की तस्वीर दिखाकर बच्चों से पूछते हैं क्या उन्होंने इन दोनों को देखा है। उनमें से एक बच्चा कहता है उसने उन्हें गार्ड्स के साथ देखा था। गार्ड्स उन्हें लेकर इंजन रूम की तरफ चले गए। वहाँ टीचर बच्चों को बताती है कि एक बार 7 लोग ट्रेन से बाहर चले गए थे और वो लोग कुछ ही देर में बर्फ में जम गए। टीचर कहती है अगर ट्रेन रुकी तो हम भी जम जाएंगे। तभी टकला आदमी बच्चों के लिए एक ट्रे में अंडे लाता है। फिर वो टकला आदमी गरीब लोग के पास अंडे लेकर जाता है और अंडे के नीचे से लोडेड ऑटोमेटिक बंदूकों से उन पर गोली चलाता है। उस ट्रॉली में बहुत बंदूकें थीं जिन्हें बाकी गार्ड्स उठा लेते हैं और गरीब लोगों के ऊपर फायर कर देते हैं। दूसरी तरफ टीचर भी बंदूक लेकर कर्टिस और उसके साथियों पर हमला कर देती है जहां एंड्रयू की मौत हो जाती है। पर उनका एक आदमी टीचर को चाकू से मार डालता है। वहां कर्टिस सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि फ्रैंक नाम का गार्ड्स का इंचार्ज गिलियम को मार रहा है, जिससे कर्टिस गुस्सा हो जाता है और मैसन को मार देता है। उसके बाद कर्टिस बचे हुए साथी के साथ आगे जाता है जहां वो अपर क्लास के लोग को देखता है जो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर से लेकर सलून और हर एक प्रकार की फैसिलिटी थी। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं पर नांगोंग को अगला दरवाजा खोलने में ज्यादा समय लग रहा था और वहाँ फ्रैंक और बाकी गार्ड्स आकर उन पर फायर कर देते हैं और इनके बीच लड़ाई होती है जिसमें कर्टिस, नांगोंग और योना को छोड़कर सभी मारे जाते हैं। तान्या मरने से पहले कर्टिस से उसके बच्चे को बचाने की विनती करती है। वहाँ फ्रैंक और गार्ड्स भी मारे जाते हैं। इसके बाद ये लोग आगे जाते हैं जहाँ के लोग नशा करके डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग इंजन वाले सेक्शन में आते हैं जहाँ विलफोर्ड रहता है, पर इस दरवाजे को नांगोंग खोल नहीं पाता जिसके कारण कर्टिस गुस्सा हो जाता है। यह नांगोंग ने खुलासा किया कि उसने क्रोनोल नामक ड्रग्स इसलिए सिलेक्ट किया ताकि वो योना के साथ ट्रेन से भागने के लिए ट्रेन के दरवाजे पर विस्फोटक के रूप में इसका इस्तेमाल कर सके, जो एक ड्रग्स ही नहीं बल्कि एक्सप्लोसिव भी है, क्योंकि उसे विश्वास था कि अब वो बाहर जीवित रह सकते हैं क्योंकि बाहर बर्फ पिघलने लगी थी। तभी इंजन सेक्शन दरवाजा खुलता है और विलफोर्ड के असिस्टेंट डाकन नांगोंग के ऊपर फायर कर देती है और फिर कर्ट्स को अपने साथ विलफोर्ड के पास ले जाती है। विलफोर्ड कर्टिस से प्रभावित होता है क्योंकि किसी ने पहली बार उसके पास आने की हिम्मत की थी। यहाँ विलफोर्ड ये भी बताता है कि वही प्रोटीन बार में मैसेज भेजता है। यहाँ विलफोर्ड ये भी खुलासा करता है कि उसने और गिलियम ने ही विद्रोह करने का प्लान बनाया था ताकि पॉपुलेशन को स्थायी स्तर तक कम किया जा सके। इसके बाद विलफोर्ड टकले आदमी को कॉल करके 74% पॉपुलेशन को मारने को कहता है। कर्टिस उन लोगों की आवाज सुनता है पर चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पाता। विलफोर्ड बताता है ट्रेन में हर चीज की कमी है और उन्हें हर 4 से 5 साल में ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो खाने की कमी हो जाएगी और अगर वो सभी लोगों को बराबर का हक देने लगा तब वो लोग विरोध नहीं करेंगे। उसके बाद विलफोर्ड कर्टिस को अपनी पोजीशन देता है क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था। दूसरी तरफ हम नांगोंग और योना को देखते हैं जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अमीर लोग उन पर हमला कर देते हैं। तब नांगोंग योना को कर्टिस के पास माचिस लाने के लिए भेजता है ताकि वो बम में आग लगाकर धमाका कर सके और वो कर्टिस के पास आकर माचिस मांगती है। तभी योना नीचे देखती है इंजन वाले सेक्शन में एंडी और टिम काम कर रहे हैं। इस पर विलफोर्ड बताता है कि कुछ दिन पहले इंजन का पार्ट खराब हो गया था, इसलिए मैंने बच्चों को काम पर लगाया। यहाँ कर्टिस गुस्सा हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि विलफोर्ड अच्छा आदमी नहीं है। वो चाहता तो अमीर लोगों के बच्चों को भी काम पर रख सकता था पर उसने नहीं रखा। कर्टिस विलफोर्ड को मुक्के से मारकर बेहोश कर देता है और टिम को बचाता है। हालांकि इस दौरान उसे चोट लग जाती है। वहाँ एंडी पहले से ही ट्रेन के किसी और हिस्से में चला गया था। कर्टिस योना को माचिस दे देता है। दूसरी तरफ योना क्रोनोल बम से आग लगाती है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और ट्रेन के सभी डिब्बे बर्फ में गिर जाते हैं जिसमें सभी लोग की जान चली जाती है और आखिर में योना और टिम ये दोनों ही मलबे से बच निकलते हैं। वो आगे देखते हैं जहाँ उन्हें पोलर बियर नजर आता है, यानी कि ट्रैक के बाहर अब एक जिंदगी रहने लायक है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आपसे एक सवाल है कि ये लोग कितने सालों से इस ट्रेन में थे? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।